So let me start the second lecture on linear programming. So last time we have seen the mathematical formulation of linear programming, and at the end of the video I have given 3 questions which you have to, many of you have given the answer in the comment box, but still for the sakeness of completeness, I am once again discussing the question. So ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में C1, C2, C3 को क्या कहते हैं? So that is the coefficient. X plus y is less than equal to 5 का कौन सा रीजन है? तो किसी एक पॉइंट को आप इसमें पुट कीजिए और सेटिस्फाई कीजिए. अगर वो पॉइंट पुट करता है, सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट, वो रीजन इसका इस इनइक्वालिटी का रीजन है वो. तो सपोज कीजिए कि ये 0,0 है, 0,0 में पुट किया, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5. सो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये ट्रू है, इसका मतलब है कि ये सही है. इसका मतलब है कि ये वाला रीजन हो गया हमारा इनइक्वालिटी का एक पार्ट. सो ओरिजिन कंटेनिंग ए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x. इसमें भी कोई भी एक पॉइंट ऐसे चूज कीजिए जो कि या तो रीजन 1 में हो या फिर रीजन 2 में हो. सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट रहा होगा 5,0, 5,0, तो x के जगह पे 5 रखें, y की जगह पे 0. 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ट्रू है या फिर फॉल्स है? ट्रू तो नहीं है, ये गलत बात है. 0 छोटा है, तो इसका मतलब है कि हमने रीजन 1 में कोई पॉइंट चेक किया जो कि गलत है. तो ये इसका मतलब है क्या कि वो उसका उस इनइक्वालिटी का रीजन अपोजिट साइड में होगा, तो ये रीजन 2. तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 1 का ए, 1 का सी, फिर से ए और बी, ये है. आगे देखते हैं हम लोग कि जब लीनियर प्रोग्रामिंग को आप मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर देते हैं तो ग्राफिकल मेथड में उसको कैसे बनाएंगे. तो आपको क्या चाहिए? ग्राफिकल मेथड में ग्राफिकल ऑप्टिमाइज करने के लिए डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट चाहिए. ये हमने उसमें भी देखा है. और फिर से इनइक्वालिटी जो कंस्ट्रेंट है उसकी आप रीजन को ड्रॉ कीजिए, और जितने भी इनइक्वालिटी या फिर कंस्ट्रेंट की जो रीजन ड्रॉ करेंगे तो उसका कुछ कॉमन रीजन आएगा, उसको फिजिबल रीजन कहते हैं. कि हमारा फिजिबल रीजन का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ये इसी फिजिबल रीजन में किसी न किसी एक पॉइंट पे ये या तो मैक्सिमाइज होगा नहीं तो मिनिमाइज होगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू या तो ऑप्टिमम होगा, सीधी सी बात. So find out the point within the feasible region that optimizes the objective function. तो ये हम देखते हैं, और बाकी इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, आएंगे इससे, फिर से वापस आएंगे इस पे. तो सबसे पहले हमने क्या बात किया? डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट. तो देखिए इसमें कंस्ट्रेंट ये हो गया, डिसीजन वेरिएबल x1, x2 और फिर से ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया. तो हमारे पास सब कुछ है. तो इसको मैं इसमें चेंज करता हूं कि ये ग्राफ दिख जाए, इसी का इनइक्वालिटी का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है. तो इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. तो इसका मतलब है कि x पे a, 0 पे और b पे y पे 0, b पे कट कर रहा होगा. ये ऐसे बन जाएगा. तो इसका इक्वेशन ही है x अपॉन a प्लस अपॉन b इक्वल टू 1. तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है. हम इस डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको देखते हैं ताकि मेरा ग्राफ बहुत आसानी से बन जाए. तो ये x1 अपॉन 40 प्लस x2 अपॉन
20 इज लेस देन इक्वल टू 1, पहला तो ये हुआ। फिर से x1 अपॉन 10 प्लस x2 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x1 अपॉन इसके रेस्पेक्ट में x1 अपॉन 15 प्लस x2 अपॉन 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट देखिए पहले लाइन के रेस्पेक्ट में 40 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे या फिर x2 एक्सिस पे 20, फिर से 10 30 x एक्सिस पे 15 और y एक्सिस पे 20। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या था। तो क्या क्या आएगा पहले, तो हमारा क्या था, तो ये x1 अपॉन 40 x1 अपॉन 40 प्लस x2 अपॉन 20 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, और x1 अपॉन 10 प्लस x2 अपॉन 30 is greater than equal to 1, x1 upon something plus x2 upon something is greater than equal to 1। क्या था, तो 15 and 20, 15 20, तो यही इक्वेशन था हमारा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो पहले लाइन के लिए x एक्सिस पे 40 और y एक्सिस पे 20, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश किए हैं यहाँ पे। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये L1 मैं कह दूँ, इसको मैं L1 कहता हूँ, L2 L3, ये L1 हो गया। फिर से इंटरसेप्ट 10 and 30, 10 और 30, 10 और 30, तो इसकी स्ट्रेट लाइन टेन और 30 आ गया। और फिर से थर्ड इक्वेशन का क्या है, 15 और 20, ये 15 और ये 20, तो ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आपको मान के चलना है। तो ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका फीजिबल रीजन निकालना है। तो इसके रेस्पेक्ट में आप ओरिजिन को पुट अप कीजिए। तो L1 के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे 0/40 यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये सही है क्या? L1 के रेस्पेक्ट में सही है क्या कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1? तो हाँ सही है। इसका मतलब है क्या कि L1 के रेस्पेक्ट में मेरा रीजन और ओरिजिन कंटेनिंग होगा, यानी कि ये ऐसे आएगा L1 के रेस्पेक्ट में। अगर इस सेम बात मैं L2 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये क्या आएगा, तो ओरिजिन को चेक करते हैं, 0 0 0 प्लस 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं ये गलत है। तो इसका मतलब है कि L2 के रेस्पेक्ट में ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो L2 के रेस्पेक्ट में 10 और 30 वाला था, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके इस डायरेक्शन में गए, बस मैं ये शो करना चाहता हूँ। आपको इसमें क्या देखना है कि कॉमन रीजन देखना है, कॉमन रीजन कि जो एक दूसरे से कॉमन है, तो ये आगे की तरफ जाएगा। और फिर से अगर हम L2 के रेस्पेक्ट में देख चुके हैं, अब L3 के रेस्पेक्ट में देखें तो अगर 0 ओरिजिन को हमने किया तो नहीं,
तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 is not greater than equal to 1, it is in fact less than 1, so ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कि ओरिजिन नॉन ओरिजिन कंटेनिंग होगा L3 के रेस्पेक्ट में। तो L3 के रेस्पेक्ट में देखिए ये L3 यहाँ है, L3 का क्या है इंटरसेप्ट 15 20, तो यहाँ पर क्या आएगा L3, ये ऐसे। तो इसका कॉमन रीजन आपको एकदम से स्पष्ट पता चल रहा होगा कि कॉमन रीजन क्या है। तो कॉमन रीजन मैं ड्रॉ करता हूँ। क्या कॉमन रीजन यही है क्या? तो ये एक्चुअली हमें x1 is greater than 0, y1 is greater than equal to 0 है, तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाना नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका कॉमन रीजन आ गया। कॉमन रीजन आ गया, ये कॉमन रीजन आया है। इसको एक बार फिर से बना देते हैं। तो ये था कुछ इस तरीके से रफ स्केच। तो पहला लाइन गया था 30, 10 L2 30, 10 और 10, 10, 30, ठीक है 15, 15, एक यहाँ था, ऐसे L1 के रेस्पेक्ट में 40, 20। तो हमारा रीजन कौन सा आया है? तो रीजन हमारा ये वाला है, ये रीजन हमारा कॉमन रीजन है। तो यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसको सबसे पहले निकालना है कि दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा था। ये कोऑर्डिनेट क्या था? 0, 20, फिर से 0, 30, यहाँ पे 10, 0, 15, 0 और ये 40, 0। अब क्या है कि ये L1 फिर से L2 कौन सा था? तो जो 10 और 30 से जाए, ये L2 और ये L3। हमें क्या निकालना है? ये वाला पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? तो ये वाला पॉइंट L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये वाला पॉइंट किसका है? नीचे वाला। तो ये वाला पॉइंट है L3 और L2 का, L2 L3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और इससे xy का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड यही था हमारा L1 L2 L3 यही था। तो L1 L2 को सॉल्व करें हम तो क्या था होगा x1 + 2x2 = 40 और ये 3 टाइम्स ऑफ x1 + x2 = 30 है। अगर इसमें हम 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ x1 + 6 टाइम्स ऑफ x2 = 120। इसको माइनस कर देते हैं तो ये गया 5x2 = 90, x2 = 18 है। अगर x2 = 18 है तो x1 = क्या होगा
तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और 36 40, तो 4,40 4,18 4 होगा 12 और 18 30 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो 4,18 आएगा। वैसे ही सेकेंड और थर्ड को अगर आपने सॉल्व किया तो ये 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30 है, और दूसरे केस में क्या है तो 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 16 है। अगर इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। ऊपर वाले को नेगेटिव कर दीजिए तो ये 5x1 इक्वल टू 30, तो x1 इक्वल टू 6 हो गया, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू कहीं पे 30 रखो तो यहाँ पे 6 हो गया, तो ये 18 और इसमें जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम L2 L3 से हमें क्या आया है 6,12 और L1 L2 से क्या आया है तो 4,18 तो यहाँ पे देखिए L1 L2 से क्या है 4,18, तो इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 4,18 होगा, और इसका क्या था तो 6,12 देखिए यही है 6,12। ठीक है, 6,12 हमें क्या करना है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑब्जेक्टिव वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि z क्या है 10 20 10 z is equal to 20x1 plus 10x2। हम क्या करेंगे जो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट है उस पे चेक करेंगे, कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेंगे। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है फिजिबल रीजन, ए वाला फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, तो देखिए 4,18 है, फिर से 6,12 और कौन सा है 15,0 40,0। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिले। इस कॉर्नर पॉइंट को अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन 20x1 प्लस 10x2 में रखेंगे तो क्या आएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 20 80 हो गया, और 18 टाइम्स ऑफ 10 तो 180 प्लस 80 इसका टू कितना आ गया 260। 180 प्लस 80 वैसे ही कितना ये 120 240 हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। वैसे ही 15 तो ये 300 हो गया, और 40,0 तो ये 400 हो गया। x1 x2 का वैल्यू रख देना है। हमसे पूछा क्या गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, तो हमसे मिनिमाइज का पूछा गया है। तो कॉर्नर पॉइंट में इसी फिजिबल रीजन में ये कौन सा मिनिमम पॉइंट है, तो देखिए ये 240 मिनिमम पॉइंट है। तो जेट मिनिमम क्या आएगा तो 240 आएगा। ये कब आया है तो जब x1 इक्वल टू 6 था और x2 इक्वल टू 12 था। तो ये हमारा आंसर हो गया कि ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 240 when x1 the decision variable x1 is equal to 6 and x2 is equal to 12। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन आप में कभी कंफ्यूजन ये आ सकता है कि आखिर हम कॉर्नर पॉइंट पे ही क्यों चेक कर रहे हैं। तो मैंने इस समय कहा था आपको कि इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। सीधी सी बात है क्या कि आपको ऑप्टिमम पॉइंट निकालना है तो आपको कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है। उसकी वैलिडिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्टिमम पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे ही क्यों आता है, ऑप्टिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे ही क्यों आता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई भी वैल्यू 0 हम पहले असाइन कर दें,
और फिर से उसके बाद उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू a x1 प्लस b x2 है। अगर हम z इक्वल टू 0 कह दिए तो ये x1 प्लस b x2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है विथ ओरिजिन, ओरिजिन तो थ्रू है, थ्रू ओरिजिन है। अच्छा, जैसे जैसे z का वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे 1 हो गया तो ओरिजिन से दूर जाएगा। अगर z का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, शिफ्टिंग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही बात किया है कि स्ट्रेच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, स्ट्रेच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन। तो सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्टिव 0 रखने से ये स्लोप आता है, तो इसको स्ट्रेच करना है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो ये देखिए ये दूर जाते जा रहा है, तो ये जैसे जैसे दूर जाते जाएगा जेड का वैल्यू वह इतना ही बढ़ते जाएगा। तो इसका स्ट्रेचिंग करना है। तो स्ट्रेच में क्या है कि अब जिस फिजिबल, अगर मान लीजिए कि फिजिबल रीजन मेरा कहीं यहाँ पे रहा होगा, फिजिबल रीजन, तो इसके सबसे लास्ट पॉइंट से जो इसका टेंजेंट बनता है, इस लाइन पे कहीं हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम वैल्यू होगा। अगर इसको मिनिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में कहें, मिनिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में कहें तो ये वाला लाइन होगा, जबकि मैक्सिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में कहें तो ये वाला लाइन होगा। तो दोनों ही लाइन का स्लोप सेम है, जेड का वैल्यू आपका अलग अलग हो रहा है। तो स्लोप सेम होने का क्या मतलब है, और इससे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, वो तब देखेंगे। और लेकिन यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप और कंस्ट्रेंट का स्लोप इक्वल हो जाए, तो हो सकता है कि आपका क्या मैक्सिमम मिनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाए। लेकिन ये कंस्ट्रेंट का किस केस में आपका स्लोप मैच करेगा तब ये होगा, तो ये तो हम समझ गए। तो इसमें देखिए क्या है कि बाउंडेड कंस्ट्रेंट है कुछ और नॉन बाउंडेड कंस्ट्रेंट है। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट एंड नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट एंड नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन द कंस्ट्रेंट LHS is equal to RHS। तो जैसे कि हमारा ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ पे आया था, तो 6,12 पे आया था डिसीजन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, तो अगर ये LHS is equal to RHS हो गया कहाँ पे, तो 6,12 पे, तो ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो RHS तो दिया ही है, हम LHS निकालते हैं 6,12 पे, तो 6 प्लस 6 प्लस तो ये हो जाएगा 6 प्लस 24 इक्वल टू 30, ये 18 प्लस 12 इक्वल टू 30, और ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 36 इक्वल टू 60। तो ये 60 मैच किया, 30 मैच किया, ये दोनों बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। बाइंडिंग, ये वाला बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है क्या, नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉन बाइंडिंग। देखिए बाइंडिंग कंस्ट्रेंट और नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का क्या मतलब हुआ, तो बाइंडिंग जो भी हमारा फिजिबल रीजन आया है, जो भी हमारा इस तरीके से कुछ फिजिबल रीजन आया था, तो आप एक बार फिर से आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फिजिबल रीजन आया था, सपोज ये इस तरीके, यहाँ पे फिजिबल रीजन है, तो ये किसी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ये किसी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था।
अब इस फिजिबल रीजन में ऑप्टिमम पॉइंट या तो यहाँ मिलेगा, नहीं तो यहाँ मिलेगा, कहीं पे भी मिल सकता है। तो अगर ऑप्टिमम पॉइंट ये मिला तो ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट के लिए सॉल्यूशन हो गया 6,12। अब ये 6,12 कौन कौन से लाइन पे है, सीधी सी बात है। तो ये आप याद कीजिए, देखिए यहाँ पे ये कौन कौन से लाइन का ये था, L2 एंड L3 का था, L2 L3। इसका मतलब है कि 6,2 किस पे लाई कर रहा है, तो L2 पे भी लाई कर रहा है और L3 पे भी लाई कर रहा है, जो कि फिजिबल रीजन का एक पार्ट है जहां पे ऑप्टिमम वैल्यू मिलता है। तो इसलिए ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, तो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट में ही मिलेगा, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट में। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो मेनी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो फिर से एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अब कुछ कुछ समझने में आने लगा होगा। तो इसका एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में पहले इसको अच्छे से पढ़िए और कीजिए। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ हैट्स, ए एंड बी। ए एंड बी टाइप का हैट बनाता है। एवरी हैट रिक्वायर ट्वाइस एज मच labor. Every hat A required twice as much labor time as the second hat. तो अगर इसमें 1 यूनिट टाइम लग रहा है तो इसमें कितना 2 यूनिट टाइम लग रहा है, ट्वाइस, ए के लिए ट्वाइस लग रहा है। If the company produces only hat B, then it produces total of 500 per day. तो 500 की मैक्सिमम लिमिट है अगर सिर्फ और सिर्फ वो हैट बी बनाया तो। अगर द मार्केट लिमिट ऑफ डेली सेल्स ऑफ हैट ए एंड बी टू 150 टू 150 and 250 respectively, the profit on the hat, तो इसकी लिमिट क्या है, लिमिट, और इसकी लिमिट क्या है, तो ए के रेस्पेक्ट में लिमिट क्या है कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 बिक सकता है एक दिन में और 250 बिक सकता है। द प्रॉफिट, अच्छा ए पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कोफिशिएंट दिया गया है और बी पे प्रॉफिट कोफिशिएंट 5। सॉल्व ग्राफिकली टू फाइंड द, तो पहले तो हम इसका ये बना देते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो देखिए डिसीजन वेरिएबल सबसे पहले आपको देखना है, डिसीजन वेरिएबल। तो किसको डिसीजन वेरिएबल बताएं कि हैट ए का x1 यूनिट बना रहे हैं और हैट बी का x2 यूनिट बना रहे हैं। लिमिटेशन क्या है, अच्छा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो प्रॉफिट कोफिशिएंट ए के लिए 8x1 प्लस 5x2, ये बी का प्रॉफिट कोफिशिएंट, ये ए का प्रॉफिट कोफिशिएंट। कंस्ट्रेंट क्या है, ए के लिए यानी कि x1 इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम 150 सेल कर सकता है, x2 इज लेस देन इक्वल टू 250। अब उसने ये भी कहा है कि if the company produces only hat B, then it can produce a total of 500 hat per day। देखिए आपको दोनों के ही रेस्पेक्ट में लिखना है। तो अगर कंपनी B को ही प्रोड्यूस करती से तो ये 500 हैट बनाती है B के रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। अगर हम इसको क्लब कर दे A के साथ, A के साथ क्लब कर दे तो देखिए 2x1 plus x2 is less than equal to 500। ये तो मैक्सिमम 500 है ना, मैक्सिमम 500 है, मैक्सिमम 500 है। तो उसके केस में हमने क्या कहा कि ये मैक्सिमम 500 है। देखिए यहाँ पे हमने ए और बी दोनों के रेस्पेक्ट में बात किया है, ए और बी दोनों के ही रेस्पेक्ट में बात हमने किया है। तो सपोज कीजिए कि B का x1 यूनिट बन रहा है, तो उस समय में x1 का A का कितना यूनिट बना होगा, तो A का उससे आधा यूनिट बना होगा। अब इसका मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप उसको इक्वल करेंगे, जब आप उसको इक्वल करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 लिखेंगे
वो बी के रेस्पेक्ट में इसे नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम आपका क्या बन गया कि मैक्सिमाइज z with the constraint this and x1 x2 is greater than equal to 0। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गया है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में आप इस लाइन का लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर से देखिए कि फिजिबल रीजन क्या है, और फिजिबल रीजन जैसे ही मिल जाए तो वो पता चल जाएगा आपको। इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे तो ये क्या आएगा 250 प्लस x2 अपॉन 500 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बाकी तो सेम ही है, तो x1 पे 250 और ये 500, तो ये 250 500, तो ये डायगोनली फिर से सेकेंड कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या है x1 इज लेस देन इक्वल टू 150, यानी कि ये ऐसे होगा। और x2 250, x2 250, तो x तो कॉमन फिजिबल रीजन क्या आएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में भी इधर ही आएगा, इसके रेस्पेक्ट में नीचे और इसके रेस्पेक्ट में इधर। तो कॉमन फिजिबल रीजन आपका ये आ गया। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आया, तो कॉर्नर पॉइंट एक 0,0 आया, एक क्या आया 0,250, ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला, इस वाले के लिए ये x2 इज इक्वल टू 250 है, ये x1 इज इक्वल टू 150 है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 500। तो अगर इस दोनों को सॉल्व करें हम तो x2 के जगह पे 250 रखो, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 125। इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है 125, 250 है। और अगर इसकी बात करें तो x1 की जगह पे क्या रखेंगे, x1 की जगह पे अगर इस दोनों को सॉल्व किया जाए तो x1 की जगह पे क्या रखेंगे 150, तो 150 300 200, तो ये 200 हो जाएगा, यानी कि ये x1 तो 150 है ही, तो ये 200 हो जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट मुझे मिल गया। क्या क्या कॉर्नर पॉइंट मुझे 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 मिला, तो 0,0 मिला, फिर से 0,250 मिला, और 125, 250 मिला, 150, 200 मिला, और एक लास्ट पॉइंट 150, 0। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 20x1 प्लस 10x2। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा ये देखना है। तो देखो ये मैक्सिमाइज हमने उस समय भी बताया था, इससे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल ही जाएगा कि x1 का वैल्यू रखो, x2 का वैल्यू रखो और देखो कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हो, तो अगर z के जगह पे तुमने 0 रख दिया तो ये क्या आएगा, तो 20x1 प्लस 10x2 आएगा। अगर इसके स्लोप के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये x2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ x1 आएगा, यानी कि स्लोप क्या है -2, तो ये 0 होगा यहाँ पे, स्लोप क्या है -2, ये 0 होगा यहाँ पे। और इससे जितना दूर जाएंगे हमें जितना दूर जाएंगे हम उतना ही मुझे क्या मिलेगा, उतना ही मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे आते आते इस कंस्ट्रेंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वैल्यू है, का जो स्लोप है, ये दोनों ही सेम हो गया है। यहाँ पे देखिए
इसका भी स्लोप कितना है, -2 है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी स्लोप कितना है, -2 है। तो इसमें कहीं ना कहीं दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। कहाँ पे आएगा, 125 250 पे और 150 200 पे। तो इस पे तो देखो जीरो ही हो जाएगा, जीरो प्लस 10 टाइम्स ऑफ 2500, और ये कितना आ जाएगा, 125 गुने 20, तो 250 2500 2500 और 2500 5000 आ जाएगा। फिर से इस पे क्या आ जाएगा, तो 3000 2000 5000 इस पे भी आएगा। तो ये तुम मल्टीप्लाई करो और फिर से इस पे 3000 आएगा। तो देखिए ये दो पॉइंट है जहां पे आपका मैक्सिमम वैल्यू मिला है। ऐसे भी ग्राफिकली भी मिल रहा था क्योंकि स्लोप, उस कंस्ट्रेंट का स्लोप -2 था और फिर से ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी स्लोप -2 है, और एक फिजिबल रीजन के अंदर भी है और फिर से ओरिजिन से काफी दूर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि चूंकि स्लोप सेम है तो ये दोनों पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे हमने चेक किया, लेकिन अगर ये कॉर्नर पॉइंट पे दोनों वैल्यू सेम दे रहा है तो इसके बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी ये वैल्यू कितना देगा, तो 5000 ही देगा। क्यों, तो 5000 देगा, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि इस दोनों पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट हैं ये आप कह सकते हैं क्या, काउंट कर सकते हैं क्या। तो अगर ऑप्शन में आए कि मेनी सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सब कुछ मोर देन वन सॉल्यूशन है, सीधी सी बात ये है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां से भी पता चल गया कि कोई भी दो पॉइंट पे आपका वैल्यू कॉन्साइड किया है, इसका मतलब है कि उस दो पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद जो उसके दोनों के बीच, दोनों पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट है वो सबके सब वैल्यू सेम ही देगा आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल देखें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी एक एग्जांपल देखें। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के केस में क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इनफाइनाइटली। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए, अगर आपका बाउंड्री फंक्शन, आपका फिजिबल रीजन कुछ इस तरीके से आ गया, अब प्रॉब्लम किस चीज का है, प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का। तो जितना ओरिजिन से दूर जाएंगे उतना आपका मैक्सिमम 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 आते ही जाएगा। इसका मतलब है कि इनडेफिनेटली आप दूर तक जा रहे हैं और तो भी अभी भी मैक्सिमम आ रहा है, तो ऐसे केस में अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इसका फिजिबल रीजन भी क्या हो गया, अनबाउंडेड रीजन है। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब उसका कोई फिजिबल रीजन ही नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि इसके रेस्पेक्ट में ये रीजन आ गया और इसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए ये वाला रीजन आ गया, या फिर ऐसे कह दे कि ये रीजन आ गया। तो दोनों का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का जो कॉमन रीजन है वो कहीं आया ही नहीं है। तो जब कॉमन रीजन ही नहीं है, फिजिबल रीजन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीजों को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। आप ट्राई कीजिए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में जाइए और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के बाद जो आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो ग्राफ आप बहुत आराम से खींच पाएंगे इसको। पहले इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेते आइए, तो आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। और उसका फिजिबल रीजन देखिए, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट को देखिए, कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है उसको चेक कीजिए, और उसमें मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए और क्या है। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद बनाइए और फिर से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिएगा, मैं जैसा भी होगा अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन होगा। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो इस एग्जांपल को आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से पता भी चल जाएगा कि ऐसे भी कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमारा कोई प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का बन गया,
और ये क्या है, फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन है। और ये प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट है जो कि यहाँ जा रहा है। तो ये फिजिबल रीजन देखिए L1 और L2 के ही हेल्प से मिल गया है। अगर L2 L3 होता या फिर L3 नहीं होता, दोनों ही केस में हमारा कॉमन रीजन या फिर फिजिबल रीजन क्या होता, तो दोनों सेम ही होता। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे L3 रिडंडेंट का काम कर रहे हैं। The constraint which do not become part of the boundary making feasible region is known as redundant और unnecessary। इसका काम ही नहीं है, इसके अगर ये नहीं भी होता तो भी सेम ही मुझे मिलता। और ये इसी को हम डीजेनरेट भी कहते हैं, इसी को डीजेनरेट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। The inclusion and exclusion of such constraint do not affect the optimum solution। वो क्यों नहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि ये तो फिजिबल रीजन को ही अफेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन को क्यों अफेक्ट करेगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको कहाँ से आता है, तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट से आता है। अगर ये रिडंडेंट कंस्ट्रेंट फिजिबल रीजन को ही अफेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब है कि उसके कॉर्नर पॉइंट को भी अफेक्ट नहीं किया है, तो फिर से ऑप्टिमम सॉल्यूशन को भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें आप देखिए कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन है, या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो आपको बनाइएगा, ये सब बहुत इजी है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ये छोड़ दिया है अनसॉल्व। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग आपका समय यहाँ पे जाया नहीं कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार एफर्ट लगाएंगे ये बन जाएगा। तो इस लेक्चर को खत्म करने से पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका रिकैप क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये क्या है, LPP। LPP का मतलब क्या हुआ, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हैव डैश नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अभी अभी हम पढ़े हैं, 1 हो सकता है, मेनी हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर सभी हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, 3 क्वेश्चन का आंसर। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मे यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि हाँ ये आखिर क्यों हुआ है, या फिर आप ही को समझ में नहीं आया, तो सोचिए कि ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के स्लोप के बारे में और कंस्ट्रेंट फंक्शन के स्लोप के बारे में कुछ बात किया है, वो मैच करेगा या फिर नहीं मैच करेगा, वो बाइंडिंग वाले कंडीशन में होगा या फिर नॉन बाइंडिंग वाले कंडीशन में होगा, तो कुछ कंडीशंस की बात है। तो आप सोचिए और मुझे बताइए, मेरा प्रॉब्लम दूर कीजिए कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे आ जाता है, क्योंकि हमने 2 पॉइंट पे चेक किया है तो भी कह रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाता है। तो इसका रीजन आप देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। तो आपको इस तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जस्ट अभी वीडियो देखे हैं, अभी ताजा है, रिवाइज कर लीजिए और लिख दीजिए, इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हो। तो हम लोग कुछ समय यहीं पे रहते हैं, आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और तब जाएंगे। तो कमेंट कर दीजिए और अगले लेक्चर से अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि जो आपको दिया गया है अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम उसका भी सॉल्यूशन आप, अगर आपको नहीं आता है तो सॉल्यूशन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आता है, कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ग्राफिकल मेथड से हमने देख लिया है, अब हम लोग
लीनियर प्रोग्रामिंग को सिंप्लेक्स मेथड से देखेंगे जिसमें टैबलो चार्ट बनाते हैं। तो अगले लेक्चर से हम लोग सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन ये सब आएगा। तो आप लोग इस तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और कोई प्रॉब्लम तो लिखिए बेहिचक, और मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। अगली बार से सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।